केंद्रीय नेतृत्व में परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं मिड 2027 में होगा, जहां पर मोदी जी को एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट दिया जाएगा और यहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ आकर भारत की सत्ता पर विराजमान होंगे और भारत में एक सनातन और हिंदुत्व का पुनरुत्थान होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मोदी जी 3 काम करके जाएंगे। सबसे पहले तो जो पीओके भारत को विश्व गुरु बनने से राहु की महादशा में कोई नहीं रोक सकता। ठोक बजाकर और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ट्रंप H1 वीजा पर चाहे कुछ भी कर ले, हमारे किसी आने वाले टाइम में किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिकन यहाँ पर आके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने के लिए तरसेंगे और अप्लाई करेंगे। ट्रंप महाभियोग जैसी स्थिति को झेलेंगे। अपने ही देश में अपने सामने यूनाइटेड स्टेट को टूटते हुए देखेंगे, कुछ स्टेट वहाँ की अलग होते हुए देखेंगे। बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, नीतीश कुमार इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो क्या कोई युवा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तेजस्वी की पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और यहाँ पर बहुत सारे फिर पॉलिटिकल चीज़ें भी आ जाती, बट मुझे लगता है कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। अगर हम यहाँ पर ले, नया फेस बिहार को मिलेगा। ममता दीदी भी यहाँ पर बंगाल में रिपीट नहीं करेंगी, यहाँ पर बीजेपी रिपीट करेगी। लेकिन ममता दीदी और नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के आभा मंडल से इस चुनावों में अपनी आभा खो देंगे। चीखना शुरू कर दिया, मंगल का दंगल होगा, सब बकवास निकल के आया। हर आदमी की कुंडली में एक प्रॉमिस होते हैं, हर आदमी की कुंडली में एक दशाएं होती हैं, हर आदमी की कुंडली में उसका ट्रांजिट का काम आता है। ये जितनी यूट्यूब फेसबुक पे चलती है केवल ट्रांजिट बेस्ड होती है। अननेसेसरीज की चीज़ों से बचिए, भीड़ में जाने से बचिए, अननेसेसरीज के आप हिल स्टेशन में जाने से बचिए जहाँ पर लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। साल 2025 बहुत हलचल वाला साल रहा है। अब आहट 2026 की है। कैसा होगा साल 2026? आइए एक्सपर्ट से खुद जान लेते हैं। हमारे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर अंकित अग्निहोत्री जी स्वयं मौजूद हैं, जो कि भारतीय विद्या भवन से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और उनकी कई सारी भविष्यवाणियां जो उन्होंने साल 2025 के लिए दी बिल्कुल सटीक साबित हुई है। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, और जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं रामचरितमानस की चौपाई से। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी रुगपानी। और फिर लय में चलते हैं अर्चना जी के साथ। जी, बहुत सुंदर शुरुआत हो गई है हमारी। अब बस मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी तक जो जितने महीने साल 2025 के निकले हैं, काफी कुछ हलचल हमने इस साल देखी है। अब कुछ ही समय और बचा है 2025 का। क्या अब कुछ और होना भी बाकी है? और 2026 की आहट क्या कहती है? देखिए, यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, आपने जैसे कि बात की कि क्या हलचल होनी है, हलचल का एक बेस होना चाहिए। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो उसका एक फैक्ट फिगर होना चाहिए। अब भारत की अगर आप बात करें तो सबसे पहले अगर मैं भारत के विषय में बोल रहा हूँ तो भारत की कुंडली पर हमें एनालिसिस करना चाहिए। भारत की कुंडली की अगर आप बात करें तो वृषभ यानी टॉरस लग्न की कुंडली है और यहाँ पर जो दशा शुरू हो गई सितंबर से, मंगल यानी कि मार्स, और ये सामान्य चीजें सभी के साथ आती है। अब मंगल क्या है? सेना, कमांडर, आर्मी, विद्रोह, आतंकवाद, उग्रवाद, षड्यंत्र, हड़ताल, इन सारी चीजों को मंडेन एस्ट्रोलॉजी में रिप्रेजेंट करता है। तो भारत की कुंडली में ये बैठा हुआ है इस जिस पोजीशन में, और भारत की इसके अलावा हम वर्ष कुंडली भी अगर बनाते हैं जो कि 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक की बनेगी, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वर्ष कुंडली का, द्विजन्म लग्न का आना और कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से लाइक मुंथा इन 7th हाउस, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा भी भारत के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। और ये जो तनाव है या स्थिति है कहीं दूर से नहीं आनी, पड़ोस पाकिस्तान से ही आनी है। देखिए, पाकिस्तान की जो शुरुआत हुई थी एस्ट्रोलॉजिकली, वो शुरुआती चार्ट के अकॉर्डिंग हुई थी कि ये कई हिस्सों में टूटेगा, बर्बाद होगा, लोकतंत्र यहाँ पर कभी कायम नहीं रह पाएगा, टाइम टू टाइम तख्ता पलट होता रहेगा। पाकिस्तान की कुंडली में आप बहुत जल्द देखेंगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो आसिम मुनीर है ये तख्ता पलट की जो कार्रवाई इसको अंजाम देंगे। और यहीं से जो थोड़ी सी अस्थिरता है भारत में, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, अभी काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन भारत एक बार फिर पाकिस्तान के साथ किसी न किसी वॉर में इन्वॉल्व होगा। और ये वॉर, देखिए, वॉर चाहे कोई भी हो, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें नुकसान आपकी इकोनॉमी का होता है, आम जनमानस प्रभावित होता है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है। तो ये अभी जो समय सितंबर और अगस्त के बाद से शुरू हो गया है, आप इसको आने वाले टाइम में देखेंगे। दूसरा, देखिए, मंगल की दशा का प्रभाव अगले 7 साल तक रहेगा भारत में, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हम लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मंगल का आना, कुछ समय बाद एक टर्म यूज होता है रोहिणी शकट भेदन,
ये एस्ट्रोलॉजिकली, मंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक टर्म होता है कि जब रोहिणी नक्षत्र में शनि का प्रवेश होता है तो कहीं ना कहीं विपदाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, थोड़ा सा उपद्रव होता है आसपास, और कुछ ना कुछ आतंकी घटनाएं होती हैं। इससे 30 साल पहले भी जब आया था तो संसद में आतंकी हमला हुआ, उससे 30 साल पहले आया भारत और बांग्लादेश और ये आज़ाद हुआ भारत पाकिस्तान फाइट, उससे 30 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे 30 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये डेटा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हलचल और चीजें दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा आदमी को डरना नहीं चाहिए। भारत एक अखंड राज्य है, भारत की जो संप्रभुता है और भारत का जो स्थिति है वो बेहतर ही होगी, कहीं पर भी डाउन नहीं। हाँ, पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने जो विनाश है उसको आमंत्रित कर रहा है, और ये विनाश आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान का रचा जाएगा, जहां पर पाकिस्तान आने वाले समय में आपको एक और स्टेट में टूटता दिखेगा, चाहे वो पीओके हो चाहे बलूचिस्तान हो। ये आपने पिछले साल भी बताया था वहां चल रही चीजें बलूचिस्तान में, बट कितने टाइम तक आप रोकेंगे? आसिम मुनीर के बाद से पाकिस्तान के लिए काफी कठिन समय है। हालांकि वो भारत को डिस्टर्ब जरूर करेंगे, लेकिन वो अपने ही विनाश की लीला रचेंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है और मानना है। मैं भारत के पड़ोसी देशों और वहां की अस्थिरता पे भी आऊंगी, लेकिन पहले फिर हम अपने देश की बात कर लेते हैं कि भारत के लिए कैसा फ्यूचर है। आप देख रहे हैं राजनीतिक तौर पर भी काफी अटकलें इस बार लगाई जा रही थी, कई नेतृत्व परिवर्तन को लेके भी बातें हुई। एक बार ऐसे हालात भी थे कि शायद सत्ता परिवर्तन ही ना हो जाए मई जून में जब बातें हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे? देखिए, मैंने हमेशा कहा है और मैं हमेशा अपनी प्रेडिक्शंस पे कायम रहता हूँ। सही ईश्वर या सरस्वती माँ की कृपा से होती है, और गलत होती है तो उसको करेक्ट करते हैं। मैंने हमेशा कहा है, मई जून में भी मैंने इस आके विरोध किया था कि मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं अभी, और ना आगे अभी कभी जाएंगे। जो केंद्रीय नेतृत्व में परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं मिड 2027 में होगा, जहां पर मोदी जी को एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट दिया जाएगा, और यहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ आकर भारत की सत्ता पर विराजमान होंगे, और एक लंबे समय तक भारत को हिंदुत्व, सनातन, और भारत कहीं ना कहीं उनके टाइम ड्यूरेशन में एक जो बोलते हैं ना नॉलेज या ज्ञान, उसमें आगे जाएगा, टेक्नोलॉजी के एरिया में आगे जाएगा, जीडीपी में आगे जाएगा, और भारत में एक सनातन और हिंदुत्व का पुनरुत्थान होगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। योगी जी ना मई जून में कहीं जा रहे थे, वहां भी आके मैंने मना किया था, ना अभी आगे कहीं जा रहे। मोदी जी का जो समय है, मोदी जी की मंगल की दशा समाप्त हो रही है, बात फैक्ट पर होगी, बात मनगढ़ंत नहीं होगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल की दशा चल रही है मई जून 2027 के आसपास। वहां उसके बाद राहु की दशा आ रही है, राहु का कनेक्शन 12th हाउस के साथ जा रहा है, कहीं ना कहीं रिटायरमेंट, बट ये रिटायरमेंट ग्रेसफुल होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो घर बैठने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि इससे बेटर पोजीशंस में जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, भले पावर कम हो। मुझे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मोदी जी भारत के अगले राष्ट्रपति बनेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है वो इनको मिलेगी, और आगे 5 साल तक वो इस वे में कंटिन्यू करेंगे, और उनका साथ ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी देंगे। और दूसरा, जैसे हम कई बार ऐसी बातें भी सुनते हैं कि देश में जो है काफी सारी उथल पुथल इस साल रहने वाली है, जैसे राजनीतिक तौर पे आपने बताया, लेकिन कई सारी भविष्यवाणियां पहाड़ी स्टेट्स को लेकर के की गई हैं, बिल्कुल, और भी बहुत जो समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज हैं उनको लेके की गई हैं। उनमें क्या आपको सच्चाई दिखती है? देखिए, उसमें बिल्कुल सच्चाई दिखती है, और हम हमेशा लॉजिक पर चलते हैं। देखिए, हमारा हिंदू नववर्ष होता है, हम ये सब नहीं मानते 2025 मंगल का साल है, तो सारे जितने न्यूमरोलॉजिस्ट उनको बुला के लाओ, इतनी बारिश क्यों हो रही है मंगल के साल में? गर्मी होनी चाहिए, हॉट प्लानेट है, उल्टा कैसे हो गया? कि नल कोई ऑन करके भूल गए क्या भगवान? इस साल तो नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो रही है, नॉर्मल से ज्यादा बाढ़ आ रही है, तो फिर न्यूमरोलॉजी वाले फेल जो शुरुआत से चिल्ला रहे थे मंगल का दंगल होगा, आग लगेगी, ये लगेगा, सूखा होगा, कुछ नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर हम हिंदू सनातन परंपरा में हमेशा जो हमारा नव वर्ष होता है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नवरात्रि आती है, उसके प्रथम दिन से हम मानते हैं, और वहां से शुरू करते हैं, जो कि आपकी अगली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक एक वर्ष बनता है। और ये साइंटिफिक भी है, उसी समय मौसम बदल रहा होता है, शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही होती है, जो नए परिवर्तन को दिखाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जो कुंडली इस वर्ष बनी थी, वहां पर कहीं ना कहीं पंचग्रही योग अष्टम भाव में बन रहा था। ये योग जब बनता है, और हमने ये प्रेडिक्शन 29 मार्च को मुझे लग रहा है हम बनाया था चार्ट, और हमने 2-3 अप्रैल को हर जगह अपने चैनल में प्रेडिक्शन दी थी कि ये जो वर्ष आने वाला है ये आतंकवाद को दिखा रहा है। ये वर्ष प्राकृतिक आपदाओं को, जैसे कि भूकंप, सुनामी, बाढ़, जितनी भी चीजें हो सकती हैं प्राकृतिक आपदाएं, ये सारी चीजों को दिखा रहा है। ये युद्ध की स्थितियां भी दिखा रहा है। ये सारी चीजें प्रेडिक्टेड थी, और ये भी चल रही हैं। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसी में, जैसे आपने पीछे देखा, कई जगह भूकंप आए, कई जगह परेशानियां आई, सुनामी आई, बाढ़ आई,
आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं बनी रहेंगी, कोई ना कोई समस्याएं चली रहेंगी, कोई ना कोई दुर्घटनाएं दिखा रहा है, कुछ ना कुछ, जब तक ये आपकी कुंडली सुधरती नहीं है, जो कि मार्च 2025-26 के बाद सुधरेगी। जब नवरात्रि आएगी तब तक समय कठिन है, समय लोगों को ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, बहुत सारी आपदाएं हुई इस वर्ष, उसके बाद से आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, लगातार चीजें चल रही और अभी भी वो समय चल रहा है। तो आगे भी कुछ ना कुछ बड़ा, कोई दुर्घटना, कोई भगदड़, कोई सांप्रदायिक दंगे होने के चांसेस, इलेक्शंस है और बहुत सारी चीजें यहाँ रैलियों पर में देख भी रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा अभी घटनाएं देखिए हो कहीं रही है पर ना। भगदड़ मचने की आशंका है, कोई बड़ा विमान दुर्घटना, रेल दुर्घटना की आशंका है। लेकिन इसमें कहीं पर भी आप सबको डराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये सामान्य चीजें हैं। देखिए, जब जो होना है आपके साथ तब होगा। अगर आपकी आ गई है डेस्टिनी में डेथ, तो आप अपने घर के बेड से गिर के मर जाएंगे, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सामान्य चीजें, जब जिस चीज में आपका कंट्रोल ही नहीं है तो उसमें डरना क्या, ईश्वर पर छोड़ के आप आगे बढ़िए। मैं कहूंगी कहीं ना कहीं थोड़े से आशंकित हैं और एक डर का भाव तो मन में आ चुका है लोगों के कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। तो आपको लगता है ऐसा कुछ अलग नहीं होने वाला है। हर साल सुनामी आती है, हर साल भूकंप आता है, कभी कम कभी ज्यादा, हर साल रेल दुर्घटनाएं होती हैं। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा विश्व, ये चीजें होती रहती है। इनको लेके हाँ, थोड़ा सा इस समय जो भारत के लिए समय था वो ठीक नहीं था। काफी हद तक जो नेगेटिविटी जा चुकी, थोड़ी बहुत जो चीजें वो और इम्प्रूव हो जाएंगी। तो बहुत ज्यादा डरने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ काम डेस्टिनी और ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, जहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आप अननेसेसरी इसकी चीजों से बचिए, भीड़ में जाने से बचिए, अननेसेसरी इसके आप हिल स्टेशन में जाने से बचिए जहां पर लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो आप इस तरीके से अपने आप को प्रिवेंटिव कर सकते हैं। तो जैसे अंकित जी, कहीं ना कहीं ये भी एक चर्चा थी कि अब आने वाले वर्ष जो होंगे वो भारत के लिए होंगे, जो एक लाइट आएगी या फिर जो एक ऊर्जा का जो हिसाब से जो नेतृत्व होगा वो भारत की तरफ से दिख रहा है। कई सारे एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी बातें बोली थी। आपको क्या लगता है कि क्या भारत आगे आने वाले वर्षों में राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर क्या लीड करेगा? डेफिनेटली लीड करेगा, ये हमने बोला है। और आगे भी भारत में जो सत्ता परिवर्तन होगा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो भारत में एक तो नॉलेज बहुत बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव होगी, जीडीपी बहुत अच्छी होगी। मैं भारत को विश्व गुरु बनने से राहु की महादशा में कोई नहीं रोक सकता। भारत की कुंडली में राहु लग्न में बैठा है, मंगल के बाद जो उसकी दशा आनी है, राहु की महादशा आनी है। राहु टेक्नोलॉजी को दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को दिखाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को दिखाता है, मशीन लर्निंग को दिखाता है, सेमीकंडक्टर्स को दिखाता है, जितनी नैनो चिप्स हैं इनको दिखाता है, और डेटा को दिखाता है। आज की डेट में जिसके पास जितना ज्यादा डेटा वो उतना ही अमीर। आने वाले टाइम में जो करेंसी है वो पैसा करेंसी नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति के पास जितना डेटा है किसी कंट्री का, चाहे वो आपका पेटीएम के थ्रू कोई हैक कर ले, तो आपकी पूरी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। डेटा ही आपकी असली आने वाली टाइम में इकोनॉमी है। राहु के टाइम में भारत की टेक्नोलॉजी विश्व में सबसे उच्चतम स्तर पर होगी। मैं हमेशा ठोक बजाकर और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ट्रंप H1 वीजा पर चाहे कुछ भी कर ले, हमारे किसी आने वाले टाइम में किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिकन यहाँ पर आके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने के लिए तरसेंगे और अप्लाई करेंगे। भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भारत अपने आर्थिक या इकोनॉमी के क्षेत्र में अपनी परम काष्ठा पर होगा, और योगी जी और ऐसे जो नेतृत्व हमारा इसको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जो भारत का ब्रेन है उसकी जरूरत तो है, अमेरिकन कंपनीज को भी है, और ये बल्कि इसका कई जानकार ये भी कह रहे थे कि फायदा होगा कि इंडिया में आकर के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडिया में आकर के अपना बेस बनाएंगी। तो आपको अमेरिका का फ्यूचर कैसा लगता है, ट्रम्प का फ्यूचर कैसा लगता है? ट्रम्प का फ्यूचर देखिए, हमने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था। मैंने कहा था कि ट्रम्प बनेंगे यूएस के प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बनने के बाद कहीं ना कहीं पूरे विश्व में उथल पुथल करेंगे, कभी टैरिफ में, कभी कहीं कुछ ना कुछ करा करते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रम्प का फ्यूचर ये कि अपना टेन्योर तो वो पूरा करेंगे जो यूएस की जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प महाभियोग जैसी स्थिति को झेलेंगे। ट्रम्प का नाम अमेरिकन जो प्रेसिडेंट की लिस्ट बनेगी तो सबसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने देश में अंतर्विरोध का सामना करेंगे, अपने ही देश में अपने सामने यूनाइटेड स्टेट को टूटते हुए देखेंगे, कुछ स्टेट वहाँ की अलग होते हुए देखेंगे। इसलिए आगे जब भी ट्रम्प को आज से 20 साल 50 साल बाद अमेरिकन याद करेंगे तो बुरी चीज़ों के लिए याद करेंगे। ऐसा प्रेसिडेंट जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नहीं रहा, जैसे यूएसएसआर नहीं रह गया था, ऐसे यूएसए नहीं रहेगा। इसका मतलब कोई खत्म नहीं हो रहा है, बट पर्टिकुलर जो यूनाइटेड पोजीशन है इसकी कुछ स्टेट्स की, ये निकल जाने की पोजीशन है। काफ़ी स्टेट में विद्रोह चल रहा है, वो कह रहे हैं कि आप हमें अलग कर दो। कैलिफोर्निया और बहुत सारी स्टेट हैं जो अलग होने की डिमांड करी और बढ़ेगी। अंतर
द्वंद्व या गृह युद्ध की स्थिति वहां बढ़ेगी, वहां पर भी ये वाला इम्पैक्ट आएगा नेपाल वाला। वहां पर भी जो जैन जी है वो करेगा आंदोलन कि हमें नहीं रहना इन पॉलिसीज के साथ। इनकी पॉलिसीज इंडियंस या पूरे विश्व के अलावा जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तो ट्रम्प का फ्यूचर, जेन ज़ी वाला जो खतरा आप बोल रहे हैं वो ऐसा कुछ भारत में या भारत में नहीं होगा। भारत में देखिए, उसका मैं एस्ट्रोलॉजिकली रीजन देता हूँ। भारत का लोकतंत्र वैसे भी बहुत मजबूत है, प्लस भारत की अगर हम कुंडली देखें तो भारत की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और एक अष्टक वर्ग का कॉन्सेप्ट होता है। अष्टक वर्ग से हर हाउस की एक स्ट्रेंथ दिख जाती है। भारत के लग्न में फर्स्ट हाउस में ही 44 मार्क्स है, मोर देन 28 मार्क्स होने से वो हाउस इम्पैक्टफुल हो जाता है। इतना इम्पैक्ट ये दिखा रहा है कि इसकी अखंडता को दिखा रहा है, ये ना टूटेगा ना ये झुकेगा और ना यहाँ पर ऐसे इस तरीके के आंदोलन होंगे कि कभी तख्ता पलट हो गया या लोगों ने विद्रोह करके कोई आगजनी कर दी। ये देखिए सामान्य रहेंगे। लोकतंत्र भारत का बरकरार था, बरकरार है, बरकरार रहेगा। मतलब एक फुल स्टेबिलिटी, फुल स्टेबिलिटी। यहाँ पर ऐसा कोई अस्थायित्व का दौर नहीं है। यहाँ जैसा पाकिस्तान या पड़ोसी देशों में सामान्य तौर पर हड़ताल होना, विद्रोह होना, ये सामान्य चीजें और होती रहती है। भारत लोकतांत्रिक तरीके से भारत निपटता है। यहाँ पर आपने किसान आंदोलन देखा, ठीक है, सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी गलती मानी और जो उनके बिल्स थे उनको वापस लिया और जो प्रदर्शन कर रहे थे वो लोकतांत्रिक तरीके से बैठ के करते रहे। ऐसा नहीं कि कोई आके प्रधानमंत्री का आवास फूंक दिया और किसानों ने या राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी, ऐसा नहीं किया। भारत की जो जड़ें हैं, यहाँ पर जो आशीर्वाद है इस भूमि पर देवताओं का, ऋषियों का, मुनि का, इसीलिए इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ भूमि कहा गया। और यहाँ पर जन्म लेने वाला व्यक्ति कई जन्मों के संचित कर्म अच्छे इकट्ठे होने के बाद ही भारत की भूमि पर जन्म लेता है। भारत अखंड है, अक्षुण्ण है, सौभाग्यशाली है कि हम भारत पर रह रहे हैं। जी, थोड़ा सा अभी जो एक हलचल, एक कॉन्फ्लिक्ट हम लद्दाख के एरिया में देख रहे हैं, उसका फ्यूचर कैसा दिखता है आपको? ये आप आई थिंक सोनम वांगचुक जो चल रही है वहां पर एक थोड़ा सा विद्रोह हुआ था, उसके कई सारे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन लद्दाख स्ट्रेंथफुल या मजबूती के साथ भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी हमारी भारत सरकार ने, जब हम बात कर रहे हैं भारत की बात करेंगे तो सरकार ने ऑलरेडी उसको आपका यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे ही रखा है। तो वहां पर और बेटरमेंट होगा। मुझे नहीं लगता कि वहां पर इस तरीके कोई चीजें हैं कि उस हिस्से को कोई हड़प ले या कोई उस हिस्से को। भारत की भूमि में वृद्धि होने की जरूर संभावना है, भारत की कुंडली से अलग होने की संभावना है, जुड़ने की जरूर संभावना है। पीओके जैसे पार्ट आप जुड़ते हुए देखेंगे डेफिनेटली। तो ये अलग होने का कोई क्या जल्दी आने वाले कुछ समय में, आई थिंक मोदी जी अपने जाने से पहले, अब ये तो कई लोग मेरा कॉपी करके कई जगह बोल चुके हैं, लेकिन ये आर्काइव में जाकर दर्शक चेक कर चुके हैं। 3 प्रेडिक्शन मैंने सबसे पहले दी थी। मोदी जी 3 काम करके जाएंगे। सबसे पहले तो जो पीओके बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट, पीओके का कुछ पार्ट भारत में, और यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, चाइना को चाहे वो जैसे कन्विंस करें उसकी वीटो पावर को, लेकिन वो चाइना को कन्विंस करके, क्योंकि चाइना ही सबसे ज्यादा डंका लगाएगा और देश मुझे नहीं लगते, तो चाइना के वीटो पावर को मैनेज करेंगे वो, और कहीं ना कहीं भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दिलाएंगे। ये मोदी जी के हाथ में पुरुषार्थ है। अयोध्या करके गए, बाकी काशी मथुरा योगी जी आके करेंगे, और इसके आगे की जो प्रवाह है भारत की भूमि में वो योगी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो आपको क्या लगता है फिर यूपी में फिर क्या होगा? अगर यूपी में डेफिनेटली 101% विदाउट एनी डाउट जो 2027 का इलेक्शन है वो योगी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, उससे पहले ही फेस चेंज होगा। अब वहां पर जो भी सेकंड एंड थर्ड इन कमांड है उनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा, मेरे पास डेटा नहीं है, मैं नहीं कह सकता। जिनका डेटा है, जिन पर हमने काम किया है, जिसको अगर कोई आके बोले तो मैं चैलेंज होके उसको दिखा सकता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो योगी जी के फेस को लेके इलेक्शन नहीं हो रहा है, चेंज हो जाएंगे। योगी जी बहुत जल्दी हो सकता है कि 27 से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले, भारत की जो केंद्रीय राजनीति वहां पर आ जाए और किसी बड़े पद को सुशोभित करे। तो अंकित जी, जैसे आप ये कुंडली देखते हैं तो क्या आपको एग्जैक्ट जन्म का जो समय है या स्थान के आधार पे आप किसी राजनेता या जो जानी मानी पर्सनैलिटीज हैं उनकी कुंडली को किस आधार पे देखते हैं? देखिए, जन्म कुंडली के लिए 3 बेस चीजें चाहिए, वहीं से आपकी डेस्टिनी फिक्स होगी। सबसे पहले समझना चाहिए कि क्यों चाहिए। एक आपका हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एक हमें चाहिए आपका टाइम ऑफ बर्थ, फिर एक चाहिए प्लेस ऑफ बर्थ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिए, ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ क्यों चाहिए हमें? क्योंकि जिस टाइम आपका बर्थ हुआ उस टाइम ओवरऑल एक प्लानिटरी पोजीशन सेट होगी, क्योंकि प्लैनेट लगातार मूवमेंट में चल रहे हैं, तो उस टाइम आपका एक डेटा लॉक हो जाएगा। ये आपका बन गया लग्न चार्ट। पर्टिकुलर डिग्री पे होंगे उस टाइम कुछ प्लैनेट, उन डिग्री की हेल्प की सहायता से आगे के डिविजनल चार्ट्स बन जाएंगे। फिर वहां से हम आपकी अलग अलग डेस्टिनी को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये 3 डेटा चाहिए। इन 3 डेटा के अकॉर्डिंग आप किसी के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं
किसी की जो लाइफ इवेंट है वो बता सकते हैं, किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आने वाले वो बता सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम का वेरिएशन भी हो, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि अब कोई 1940 का व्यक्ति आ गया उठ के, या कोई गांव ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति आ गया और उसका जो बर्थ टाइम है उसे नहीं बता, उसको कहते हैं कि मेरी माता जी ने 5 बजे से 7 बजे के बीच में बोला था शाम को, अब मुझे नहीं पता 6 बजा था 7 बजा था। तो उसमें हमारे पास, या एस्ट्रोलॉजी, मेरे पास नहीं, एस्ट्रोलॉजी में एक टूल है समय संशोधन, बर्थ टाइम करेक्शन। वो आपके पास्ट इवेंट के कुछ चीजें लेगा, आपकी शादी कब हुई, नौकरी कब लगी, कितने बच्चे हैं, पिताजी क्या करते थे, जितने भी डेटा है उनको वो मैथमेटिकल रिवर्स करेगा और जिस टाइम ड्यूरेशन में सारी चीजें अलाइनमेंट में आ जाएंगी वो आपका बर्थ टाइम है, तो बर्थ टाइम करेक्शन भी कर देते हैं। आप पॉलिटिशियन का अगर कर रहे हैं, उतनी बड़ी प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो जो उनके मेन इवेंट्स दिख रहे हैं उनको मैच करना चाहिए। जैसे कि मुख्यमंत्री कब बने, उनकी योगी जी का फैमिली जीवन क्या है, शादी नहीं हुई, 7th हाउस अफ्लेक्टेड होना चाहिए, योगी क्यों बने, 8th हाउस का एकट, तो उसको मैच करके अगर नहीं भी मिल रहा है सही टाइम, तो हम सही टाइम को निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक, उनकी लाइफ के इवेंट्स देख सकते हैं। तो मेजर इवेंट्स तो हर पॉलिटिशियंस का दिखता है कि इसने किस डेट को मुख्यमंत्री की शपथ ली, इससे पहले ये कहाँ पर था, इसकी फैमिली पोजीशन क्या है, तो आप देख सकते हैं और टाइम करेक्शन करके एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। तो राहुल गांधी के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपका, उनका फ्यूचर कैसा है? देखिए, राहुल गांधी के बारे में प्रेडिक्शन ये कि काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ किसी पार्टी की वजह से या किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे वही बोलना पड़ेगा जो प्लानेट बोल रहे हैं, जो दशाएं बोल रही हैं। अभी देखिए, कांग्रेस के लिए समय नहीं है, आगे का जो समय है वो बीजेपी का ही समय है। एक बार अमित शाह जी ने बोला था कि भैया ये बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली, 10 साल 20 साल 2050 तक यही है। तो जो योगी जी का मुझे समय दिख रहा है, अभी 2044 तक तो योगी जी कहीं नहीं जाने वाले, इसका मतलब बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। अब उसके बाद राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता के रूप में मजबूत हो सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर सकते हैं, कुछ स्टेट में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय राजनीति में राहुल गांधी का भविष्य बहुत उन्नत नहीं है। जी अंकित जी, जो आपने केजरीवाल जी के लिए भविष्यवाणी की थी जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे, बिल्कुल सटीक वो आपकी भविष्यवाणी साबित हुई। उनका भविष्य कैसा देखते हैं आप? रेखा गुप्ता जी का कैसा भविष्य देखते हैं एज ए मुख्यमंत्री? वो कैसा रहेगा आगे, कितना लंबा उनका कार्यकाल रहेगा, पूरा करके जाएंगी, क्या चीजें होंगी? दिल्ली के बारे में कुछ बताइए। देखिए, रेखा गुप्ता जी की मेरे पास कुंडली नहीं, लेकिन हमारे पास और भी टूल होते हैं। जब कोई बड़ा राजनेता शपथ लेता है तो नॉर्मली वो मुहूर्त निकलवाता ही होगा। तो हमारे पास भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी या मेदनी ज्योतिष में एक टर्म यूज होता है, पंचनाड़ी चक्र या सिंहासन चक्र। पंचनाड़ी चक्र या सिंहासन चक्र को हम आधार बना के एक कुंडली बनाते हैं। उसमें 5 स्टेज होती है, सिंहासन, आधार, पट्टा, आसन, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं मून की क्या पोजीशन है। रेखा गुप्ता जी और मोदी जी दोनों की कुंडली हमने शपथ ग्रहण समारोह की बनाई थी, वहां पर ये तो क्लियर था कि अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो मोदी जी का मैंने बताया, इसी तरीके से जो रेखा गुप्ता जी भी ये अपना टेन्योर तो पूरा नहीं करेंगी, कारण कुछ भी बने, ये मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स, 5 साल का जो टेन्योर है, मैक्सिमम विद इन 3 ईयर इनका फेस बदल दिया जाएगा और अगले के जो 2 साल होंगे और जो आगे का नेतृत्व होगा वो कोई और व्यक्ति करेगा। पार्टी की अंदरूनी कुछ वो रहेगी इसकी खींचतान, इसकी वजह? हम एस्ट्रोलॉजिकली रीजन दे सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजिकली कोई दिक्कत है तो कहीं ना कहीं डिफेम हो सकती है, कहीं ना कहीं पार्टी उनको लेके इतना पॉजिटिव नहीं रहेगी कि वो अगला इलेक्शन लड़ पाए, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा दे देता है कई बार, कहीं हाँ, या फिर ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि उन्हें स्वतः अपना पद छोड़ना पड़ेगा, पूरा नहीं करेंगे अपना टेन्योर वो। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल जी का भविष्य क्या देखते हैं? अभी अरविंद केजरीवाल जी 2029 तक संघर्ष करेंगे। अभी जो समय चल रहा है उनका, हमने बोला था वो समय ठीक नहीं है, और शनि की महादशा शुरू होते ही उनको कारावास भी जाना पड़ा। 12th हाउस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, शनि उनके नीच के होकर 9th हाउस में उनके प्रारब्ध को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी 2029 तक उनको काफी मेहनत लगेगी। पंजाब इलेक्शन में अगर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है तो आप पार्टी पंजाब इलेक्शन हार सकती है। इसलिए मेरी अगर एडवाइस उन तक जा रही हो तो वहाँ लोकल गवर्नमेंट को पंजाब के हवाले कर दे, उनके सितारे साथ नहीं दे रहे, शांति से अपना काम करें। 2029 के बाद से उनके लिए फिर से मौके आएंगे और भारतीय राजनीति में एक अच्छी स्थिति, कुछ समय बाद उनका अच्छा समय आ सकता है। अच्छा समय, अभी संघर्ष है उनके लिए और उनको अपना जमीनी स्तर पर रहकर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा इलेक्शन या कोई बड़ा टारगेट वो अपने दम पर जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो जो लोकल गवर्नमेंट है उनको काम करते रहने देना चाहिए। अब क्योंकि जो 2 राज्य जहां अभी जल्दी चुनाव होने वाले हैं, बिहार और बंगाल, उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्या नीतीश कुमार जी वापस आ रहे हैं बिहार में?
नीतीश कुमार जी की जो कुंडली कहती है ऑलरेडी वो मुझे लग रहा है मेडिकली फिट नहीं है, उनकी कुंडली भी बोलती है कोई ना कोई उनको समस्या है। 3 प्लैनेट आपकी जो मानसिक स्थिति को बताते हैं, मून, मरकरी एंड जुपिटर, यहाँ पर कुछ अफ्लिक्शंस में आ रहा है और वो और बढ़ने वाली चीजें। अब जो भी उनको हो, अल्जाइमर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जैसे आपको एक पॉलिटिशियंस याद होंगे, जॉर्ज फर्नांडिस, वो अचानक से गायब हो गए क्योंकि कुछ ऐसी उनको बीमारी हो गई थी कि वो सब भूल गए थे पीछे का। तो कुछ नीतीश जी का मैं तो कहूंगा स्वस्थ रहे, लेकिन नीतीश जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, चाहे स्थिति कुछ भी हो, चाहे बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, नीतीश कुमार इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो क्या कोई युवा मुख्यमंत्री बन सकता है? बन सकते हैं, तेजस्वी की पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और यहाँ पर बहुत सारे फिर पॉलिटिकल चीजें भी आ जाती, बट मुझे लगता है कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। अगर हम यहाँ पर ले, नया फेस बिहार को मिलेगा, एक अच्छा और फ्रेश फेस मिलेगा। क्या कुछ मतलब फंसा हुआ मैंडेट लग रहा है आपको कि ऐसा होगा, या मतलब बहुत क्लियर किसी को? मुझे क्लियर मैंडेट है और क्लियर पोजीशन है कि नीतीश कुमार नहीं बन रहे। ठीक है। और यहाँ पर बंगाल की तरफ अगर जाएं तो जो ममता दीदी की जो दशा है, शनि की दशा खत्म होने वाली है। ममता दीदी भी यहाँ पर बंगाल में रिपीट नहीं करेगी, यहाँ पर बीजेपी रिपीट करेगी अच्छे दमखम के साथ। नाम मुझे नहीं पता चल सकता क्योंकि वो लोग बीजेपी वाले नाम अचानक ही बताते हैं। वैसे शुभेंदु अधिकारी का चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छी पोजीशंस पे जाएंगे, लेकिन उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन ममता दीदी और नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के आभा मंडल से इस चुनावों में अपनी आभा खो देंगे। लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग अपना एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो क्लियर है, ये मैंडेट क्लियर है। बीजेपी की स्थिति बिहार में अच्छी नहीं है, नीतीश कुमार नहीं जीत रहे, नीतीश कुमार नहीं रिपीट हो रहे। बंगाल में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बंगाल में ममता दीदी नहीं आएंगी। चलिए, जल्दी वैसे चुनाव भी होने वाले हैं, तो देखते हैं आपका ये प्रेडिक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपके बाकी प्रेडिक्शन की तरह शायद ये भी पूरी तरह सही होगा। अंकित जी, थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। वहां की जो राजनीतिक हलचल है, खासतौर से तमिलनाडु में, आप क्या देखते हैं? तमिलनाडु में देखिए क्लियर मैंडेट मुझे दिखता है। एम.के. स्टालिन का चार्ट हम पढ़ते हैं, रिपीट करेंगे अपनी चुनाव को, अपनी पोजीशंस को, अपनी कुर्सी को। एम.के. स्टालिन की गद्दी को वहां पर कोई भी खतरा नहीं है, वो रिपीट करेंगे अपने आप को। शायद ये बड़ा होगा कि 3 स्टेट में से 2 स्टेट के सीएम रिपीट नहीं हो रहे हैं और एम.के. स्टालिन अपने आप को रिपीट करेंगे। चलिए, ये तो हमने भारत के कई राज्यों की जहां अपकमिंग इलेक्शंस हैं या जो उस पर बात कर ली। अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड और आगे जाते हैं। क्या जो युद्ध जैसी स्थितियां कई बार बनती हुई दिखाई दी, आपको लगता है कि क्या कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर या ऐसा कोई ऐसी अशांति, ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल दिखता है, थोड़ी अशांति होगी, लेकिन यहाँ पर हमें वैसा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो मैन मेड था, आदमी लड़े थे, वहां पर कोई बहुत ज्यादा चीजें कोई यूज नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो न्यूक्लियर था बेस्ड, पूरा न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे, चाहे नागासाकी, हिरोशिमा। यहाँ पर जो अटैक है, ऐसा वर्ड जो नॉर्मल चल रही चीजें चलती रहेंगी, यहाँ पर जो अटैक होंगे वो मैन मेड वायरस होंगे। यहाँ पर जो अटैक होंगे साइबर अटैक्स होंगे, आपके सिस्टम को हैक कर लेना। यहाँ पर जो अटैक्स होंगे आपकी जो करेंसी है उसको हाईजैक कर लेना, या बोलते ना जाली करेंसी या समानांतर करेंसी, आपकी इकोनॉमी को डुबाना। इस तरीके के इवेंट्स मुझे ज़्यादा दिखते हैं। और आने वाला समय देखिए बायोलॉजिकल जो वॉर है उनका दिखाता है और साइबर वॉर का दिखाता है, कंपेयर देन टू, क्योंकि इतना ज़्यादा हर कंट्री पे प्रेशर है। मिसाइल कोई किसी पे नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, भारत में मिसाइल नहीं छोड़ सकता। हर आदमी को पता है अगर भारत का अगर 10% जाएगा मिसाइल छोड़ने के बाद, उस दिन पाकिस्तान या किसी और भी कंट्री का 100% खत्म हो जाएगा। तो हर आदमी अपने अस्तित्व को बचाएगा। तो यार न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशंस नहीं होगी। हाँ, स्थितियां तनावपूर्ण होंगी, सीज फायर होते रहेंगे, युद्ध और ये थोड़ी सी अशांति बनी रहेगी और ये चीजें रहेंगी कहीं ना कहीं। तो यूरोप को लेके भी काफी बातें सामने आ रही थी कि यूरोप की इकोनॉमी काफी डाउन हो चुकी है, तो वहां पे क्या आपको लगता है कि रिवाइव होंगी चीजें? यूरोप थोड़ा सा और नीचे जाएगा। यहाँ पर अभी यूरोप की जो इकोनॉमी है डाउन होगी। यूरोप में बोलते हैं ना कि जो अर्थव्यवस्था है डूबेगी और वहां पर कहीं ना कहीं मंदी का असर, जिसको हम बोलते हैं विश्वव्यापी मंदी, यूरोप से लेकर अमेरिका तक जाएगी। भारत लेकिन इस मंदी में पूरी तरीके से सेव रहेगा, जैसे कि हम 2007 में भी सेव रहे थे। वर्ल्ड वाइड मंदी थी, बड़े बड़े अमेरिकन बैंक करप्ट हो गए थे, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी रही थी। तो भारत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, यूके जैसे देशों पर फर्क पड़ेगा। यूके में तो एक विशेष धर्म विशेष का आधिपत्य बढ़ रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर यूके ने अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं की तो उस धर्म विशेष का इतना ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो माइनॉरिटीज में चले जाएंगे और जो माइनॉरिटीज हैं वहाँ मेजॉरिटी में चले जाएंगे। मुद्दा उठाया है इस पे काफी, क्योंकि चर्चा हो रही है आजकल, तो क्या वहाँ
वहां पे गृह युद्ध या अशांति ऐसे ऐसे हालात भी बन सकते हैं क्या? ये कितनी वर्स जा सकती है सिचुएशन? मुझे यूके जैसी कंट्री में जरूर लगता है कि कुछ ना कुछ जेन ज़ी का आंदोलन होना चाहिए और वहाँ की सरकार को वो बाउंड करेंगे कि ये जो उनकी पॉलिसीज हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति उनको थोड़ा सा ठीक करे। यूके में डेफिनेटली, और चाइना, ये दो ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर मैं कहूँगा कि जेन ज़ी का आंदोलन होना चाहिए। चाइना में तो हुआ भी था, लेकिन उनकी नीतियाँ बहुत क्रूर होती हैं। अगर आपको बहुत पहले याद हो, एक चौक पे चाइना की खुल के नहीं नहीं आती क्योंकि मीडिया नहीं, लेकिन चाइना जैसे जगह भी सत्ता परिवर्तन या जो शी जिनपिंग का जो अनंत काल के लिए सत्ता उन्होंने ले ली उसका अंत होगा और ये युवा ही अंत करेंगे। चाइना के बारे में अंकित जी थोड़ा और बताइए, क्योंकि वैसे काफी डेवलपमेंट किया है चाइना ने, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काफी चीजों को इम्प्रूव किया है। तो क्या लगता है वहां पे, क्या जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का जो दबदबा है या पूरी तरह से जो उनकी सरकार रहती है हमेशा, उसकी वजह से क्या कहीं वो होगा पूरा जो आप कह रहे हैं जेन ज़ी का आंदोलन हो सकता है? देखिए, मुझे जो चाइना की कुंडली ये भी अपने पास मंडेन एस्ट्रोलॉजी से आ सकती है और शी जिनपिंग का मुझे जो टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हो सकता है विद इन कुछ मंथ्स में काम शुरू हो जाए। हालांकि वहाँ बहुत दमनकारी नीतियां हैं आंदोलन को कुचलने की। एक बार इससे पहले भी बहुत पहले आंदोलन हुआ था, बहुत वर्ष पहले, तो वहाँ पर सीधे उन पर फायरिंग के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन फिर भी चाइना में नेतृत्व परिवर्तन होगा और शी जिनपिंग के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो लोकतंत्र टाइप का वहाँ पे जो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का वहाँ पर मेंटेन होगा, वो होगी डेफिनेटली। और इसीलिए मैंने कहा है इसमें भारत का भी बहुत अहम योगदान रहेगा। भारत बहुत अहम योगदान, ये उनकी कूटनीतिक बातें हो सकती हैं, भारत की सामरिक दृष्टि से बातें हो सकती हैं। बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंट कराने में भी भारत का एक अहम योगदान होगा, जैसे कि हमारी जो मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश में काम किया था, वैसे ही भारत आज भी चाइना के लिए भी कि वहाँ पर एक लोग, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। आप अटल जी कहते हैं आप अपने पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, तो आपको चाइना को ठीक करना पड़ेगा। वहाँ पर एक ऐसा डेमोक्रेटिक फ्रंट या कोई लोकतांत्रिक चीजें लानी पड़ेंगी जो भारत पर बहुत ज्यादा परेशान ना करे, और वहीं से आगे का भारत का यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां का रास्ता खुलेगा। और तो रशिया और यूक्रेन को लेके क्या कहेंगे आप? मुझे रशिया यूक्रेन तो मुझे लग रहा है कि वो जबरदस्ती लड़ रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे रशिया यूक्रेन वॉर का एंड होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज्यादा लंबी खिंचती हुई नहीं दिख रही, और जो इनकी पोजीशंस हैं उस पोजीशंस पे ये रुक जाएंगे, जिसको बोलते हैं बाटल सिस्टम की, जो जहां पर जैसा जहां तक आ चुका है। आगे मुझे बहुत ज्यादा रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं दिखता है कि बहुत एक्टिव मोड में हो कि यूक्रेन का विलय हो जाए रशिया में, ऐसा नहीं दिखता मुझे। यूक्रेन इंडिपेंडेंट स्टेट था, इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री रहेगा। और रशिया का फ्यूचर कैसा रहेगा? क्या फिर से कभी वो एक विश्व शक्ति के तौर पर या अपना प्रभाव बढ़ाएगा? रशिया में जब तक पुतिन है, पुतिन तो काफी समय से हैं और आगे भी मुझे दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए भी समय ठीक नहीं चल रहा है उनके पर्सनल चार्ट से। रशिया की स्थिति अच्छी रहेगी, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में अमेरिका थोड़ा सा डाउन होना चाहिए जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, क्योंकि वहाँ की जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमी को डुबो रही है और पूरे सिस्टम को डुबो रही है। रशिया का जो यूएसएसआर तो नहीं बनेगा, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसका, जो आपके जो वेपन्स हैं, युद्ध हथियार है, उनको बनाने में वहां पर वो बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। रशिया का कोई ऐसा अंधकार में भविष्य नहीं दिखता है कि वो परेशान करे। और बाकी वर्ल्ड लेवल पे और आप किन देशों के बारे में बताना चाहेंगे कि जिनकी हलचल से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा, चाहे कनाडा हो, जापान हो? बांग्लादेश पे ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश का जो समय चल रहा है वो डिस्टरबेंस का समय है। बांग्लादेश से लगातार भारत भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये जो अगला आंदोलन है कुछ इस तरीके का, जहां पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कोई जो बैठे हैं जनता का वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, तो बांग्लादेश मुझे जरूर लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हलचल। वहां पे ऐसी स्थिति जो अभी बनी हुई है, क्या उसमें कुछ सुधार होगा? क्या चुनाव, क्या चुनावी इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगा और लोकतंत्र की तरफ बढ़ेगा, और वहां पर ये जो भी बैठे हैं सत्ता में लोग, ये हटाए जाएंगे, चाहे जन विद्रोह हो, चाहे गृह युद्ध हो, अशांति हो, वहां पर बढ़ेगी। देखिए सारी चीजें इसलिए भी हो रही हैं कि मैं जब प्लानिट की बात कर रहा हूँ तो कोई भारत तक ही सीमित नहीं रहेंगे प्लानिट, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, तो उसका प्रभाव हर जगह होगा। रोहिणी शकट भेदन टर्म यूज हो रहा है तो उसका प्रभाव हर जगह होगा। यहाँ पर गुरु की जो पोजीशन है अतिचारी होके, उसका प्रभाव हर जगह होगा, तो ये प्रभाव आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और नेपाल के बारे में आप क्या कहेंगे? नेपाल में जल्दी इलेक्शन होगा, लोकतंत्र वहां बहाल होगा, वापस से मतलब जो ये आंदोलन हो उसके बाद स्थितियां वहां बेहतर होंगी, अगले कुछ महीने में और बेटर होंगी। वहां पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी मुझे नेपाल में नहीं दिखती है।
हम भारत के क्योंकि पड़ोसी देशों को कवर कर रहे हैं, श्रीलंका भी एक रह जाता है, तो श्रीलंका आई थिंक उससे बहुत ज्यादा असर ऐसा कुछ पड़ना नहीं चाहिए। श्रीलंका का जो होना था मुझे लगा हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ वहीं से शुरुआत हुई थी जी। नेतृत्व परिवर्तन की, ठीक रास्ता पे। भारत के साथ दिक्कत क्यों आती है पड़ोसी देशों के साथ, उसका टेक्निकल रीजन जानना चाहिए। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है। अब हमारे जो फाउंडर थे या जो हमारे नेता थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे राजेंद्र प्रसाद, ये एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आप आज़ादी ले लो। उन्होंने कहा कि तुरंत उन्होंने जो उस टाइम के अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, सूर्य नारायण व्यास, हरदेव प्रसाद शास्त्री, उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा मुहूर्त या लग्न सेट करो कि स्थिरता बनी रहे। अब पाकिस्तान तो भाग के चला गया, उसने नहीं माना। आप देखो, उसने हमसे पहले अपने आप को आजाद किया। आज तक वहां लोकतंत्र नहीं ढंग से चल पाया। 2-3 साल सरकार चलती, कोई तख्ता पलट कर देता है। भारत में एक अभिजीत मुहूर्त सुबह भी होता है, रात को भी लिया जाता है। आपका भारत की जो आजादी हुई अभिजीत मुहूर्त में, उस दिन पंचग्रही योग बन रहा था, क्योंकि माउंटबेटन ने कहते थे इससे ज्यादा कि हम टाइम आपको नहीं दे सकते, आपको करना ही करना है। तो जो बेस्ट कर सकते थे तो लग्न सेट करना पड़ा, तो टॉरस यानी वृषभ स्थिर लग्न लिया गया, जो स्थिरता को दिखाता है। अब पंचग्रही योग के इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो बेस्ट कर सकते थे उसको थर्ड हाउस में ट्रांसफर कर दिया। थर्ड हाउस आपके आस पड़ोस को दिखाता है। बहुत सारे प्लैनेट भारत की कुंडली में थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में इतने प्लैनेट होने की वजह से आपका जो पड़ोस है वो अब आपको डिस्टर्ब मिलेगा। तो जैसे आजादी हुई तो हमें कहीं पाकिस्तान ने तुरंत ही अटैक कर दिया हमें, ठीक है। उसके बाद चाइना की वॉर हुई, पाकिस्तान से 2-2, 3-3 बार वॉर हो गई और हमें परेशान करते ही रहते हैं। तो ये डेस्टिनी ने किया। तो इसकी वजह से भारत का जो पड़ोस है, इसको लेके भारत को थोड़ी सी परेशानी हमेशा रहेगी। आगे आपको लगता है कि कुछ सुधार होगा इसमें, या ये बना ही रहेगा भारत के साथ? देखिए, नेतृत्व परिवर्तन से सुधार तो हो सकता है, भारत और आगे बढ़ेगा, भूमि के टुकड़े भारत में और जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ा वो जो डिस्टर्बेंस है, जो डेस्टिनी के प्रॉमिस है, उनको आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो। अब चाइना तो भारत में नहीं मिल सकता कभी भी, वो कभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस करता ही रहेगा। इसको बैलेंस आप कर सकते हैं अपनी नीतियों से, अपनी पॉलिटिकल विजन से। बट यहाँ पर जो डेस्टिनी आपको परेशान कर रही है वो इम्पैक्ट आएगा। जी अंकित जी, एक चीज पे मैं और बात करना चाहती थी, वो थी गुरुओं पर ये कहा गया था कि प्रभाव पड़ेगा। तो आपको लगता है कि कई ऐसे केसेस भी हमने देखे इस बीच? उसका कारण हुआ कि इस बार 29 मार्च को शनि कहाँ गए? पाइसेस, मीन राशि में। मीन किसकी राशि है? गुरु की राशि है, जुपिटर की। वो एक अलग बात हो गई। फिर जुपिटर की जो मीन राशि है रिप्रेजेंट करती है मंदिर, मठ, संन्यास। बहुत अच्छी राशि है, वाटर एलिमेंट राशि है, जल तत्व राशि है, धार्मिक चीजों को रिप्रेजेंट करती है। शनि को माना गया न्याय का देवता, न्याय का देवता या कर्म का देवता। बहुत अच्छे प्लैनेट में इसलिए मानता हूँ, जिस व्यक्ति का कोई भी काम अगर नहीं बन रहा है तो जैसे ही उसकी 7.5 दशा आएगी, शनि उसको अच्छा रिवॉर्ड देंगे। अगर उसने गलत काम कर रखे तो शनि उसको पनिशमेंट देंगे। भारत के 70% प्राइम मिनिस्टर शनि की 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने दोनों वर्ल्ड कप शनि की 7.5 में जीते। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। फिर लोग इतना डरते क्यों हैं? डरते इसलिए जो कामचोर मक्कार है, जिन्होंने बदमाशियां कर रखी हो, पकड़े जाएंगे, ढूंढे जाएंगे। अब शनि यहाँ पर गए तो जितने फर्जी बाबा हैं, जो फर्जी धर्म चला रहे हैं, जो फर्जी काम कर रहे हैं, शनि का काम है जो अच्छे लोग उनको प्रमोट करेगा, जो गंदे लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं धर्म कर्म में, उनको हाईलाइट करेगा। तो देखिए 29 मार्च के बाद ये घटनाएं चल रही हैं, और ये घटनाएं 29 मार्च 2025 से 13 फरवरी या 22 फरवरी 2028 तक रहेगा। बहुत धर्म गुरुओं के पर्देफाश होंगे, बहुत सारे धर्म गुरुओं की पोलें खुलेंगी, और जितना यहाँ पर गलतियां चल रही सब निकलेगी। शनि का काम है क्लियर करना, इट्स आई ओपनर। आप आंख में डालती ना आई ओपनर, जब दर्द हो रही होती है तो जितना कीचड़, मैल, गंदगी वो सब निकल के आती है। शनि जब आपके जीवन में एंटर करता है वो यही आई ओपनर का काम करता है। आपके जीवन की गंदगी, आपके जीवन की कीचड़, जितनी खराब नेगेटिविटी, उसको बाहर निकालेगा। बाहर निकालने का एक ही तरीका है, मैं आपके साथ अच्छा बना रहूं तो आप मुझे कभी पहचान ही नहीं पाएंगी। मेरा रियल फेस आपके सामने लगेगा कि मैं कितना ज्यादा बदमाश हूं, मैं आपके साथ चीट कर रहा हूं, मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं। आपको आपके रिश्ते आपके रियल फेस से अवगत कराएगा और बोलेगा अब बताओ क्या करना है। तो आप कहोगे हटाओ, डिटैचमेंट। शनि का यही काम है, तो अच्छे काम कर रहा है। कम से कम जो फर्जी लोग हैं आपके जीवन में, आपके आसपास, उनको अलग करता है और आपको राह दिखाता है कि आप मेहनत करके आगे बढ़ो। क्योंकि न्याय का सूचक है, हाँ, कर्म प्रधान। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भय पहले आ जाता है कि शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है। देखो, अगर ढैया 7.5 के चक्कर में पड़ो तो 37 साल जीवन के ऐसे निकल जाएंगे। तो हम 37 साल, 70 साल की जिंदगी है,
20 साल हम छोटे रहते हैं, तो 37 और 20 यानी 57 साल तक कुछ करी मत ढैया, छोटी बनौती, बड़ी बनौती, साढ़े साती, ये वो, मार्गी, वक्री, रेट्रोग्रेड, ये सब होता रहता है। ट्रांजिट से नहीं डरना चाहिए। लोग आना शुरू कर देते हैं, मेष राशि वाले रहे सावधान, इस वर्ष साढ़े साती शुरू हो रही, चीखना शुरू कर दिया, मंगल का दंगल होगा, सब बकवास निकल के आया। हर आदमी की कुंडली में एक प्रॉमिस होते हैं, हर आदमी की कुंडली में एक दशाएं होती हैं, हर आदमी की कुंडली में उसका ट्रांजिट का काम आता है। ये जितनी यूट्यूब फेसबुक पे चलती है केवल ट्रांजिट बेस्ड होती है। ट्रांजिट का काम ना डराने वाली चीजें से आपकी तरह, मतलब कोई सच बात बोले कि भाई चीजें तो चलेंगी, डरना नहीं चाहिए किसी को कभी। अब बोल रहे हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर बोल रही थी कि इस बार मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है, इस महीने सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है, तो मैं सुनता रहा कि इसमें नया क्या हो रहा है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है, 30 डिग्री क्रॉस करता है। सूर्य 1 महीने या 30 डेज में 30 डिग्री क्रॉस करता है, इसमें नया क्या हो गया? आप क्या चाहती हो? मंगल राशि परिवर्तन ना करे, सूर्य राशि परिवर्तन ना करे, यानी ऋतु में परिवर्तन ना हो, सुबह का रात ना हो, रात का सुबह ना हो, उनकी समान गति चलने दी। जो आपके लिए थोड़ी खाली बैठे हैं कि राशि परिवर्तन हो गया तो इसको सबसे पहले मैं अटैक करूं। सबसे पहली चीज एस्ट्रोलॉजी में काम आती है आपके कर्म, और उन कर्मों में सबसे ज्यादा जो आप पर इम्पैक्ट पड़ता है पूर्व जन्म के संचित कर्म। इस जीवन में कुछ भी आपके अकारण अनायास नहीं हो रहा है, ये डेस्टिनी ने फिक्स कर रखा है, उसके प्रॉमिस है। सही समय पर, सही जगह पर, सही वक्त पर कोई ना कोई आपसे टकराएगा, और वो आपका जो ऋणानुबंधन था पूर्व जन्म का, उसको बैलेंस करने आया है। बैलेंस 2 तरीके से होगा। 2 तरीके के लोग सबके जीवन में आते हैं। पहले वो लोग जो कहते हैं कि यार मुझे वो इंसान मिला था, मैं बहुत डिप्रेशन परेशानी में था, आया ऐसे कुछ नंबर दिया, इससे बात कर लेना, तुम्हारा काम हो गया, मेरी वहां से लाइफ बदल गई, और मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। तो ये व्यक्ति वो होते हैं जिनके साथ आपके जो ऋणानुबंधन इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको देने आते हैं। कुछ ऋणानुबंधन आपके साथ ऐसे आते हैं, आपसे लेने आते हैं। बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में आप लोग फेस करते हैं, तो जहां पर डिफिकल्टीज आ जाती है आपके जीवन में, और एक ऐसी चीज जो आपके पुरुषार्थ से नहीं टल सकती, वो ऋणानुबंधन है। उसमें आपको ये मानना चाहिए कि आपके पास्ट लाइफ के कहीं ना कहीं कर्म है। श्रद्धा भाव से, अच्छे भाव से उसको एक्सेप्ट करके अपना काम करते रहना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, वो कर्म कट जाते हैं। और ये आए इसीलिए है कि आपने वो काम कहीं ना कहीं पीछे पूरे नहीं किए, या अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए। आपको अगर आपकी वाइफ या लाइफ पार्टनर से दिक्कत आ रही है, आपके साथ चीट कर रहा है, तो आप ये सेम चीज करके आए हो, यही लौट कर आया है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म की जो गति होती है उसको संभालने का जो ताकत केवल ईश्वर में है, और कई बार वो भी नहीं काट पाते। मैं हर जगह एग्जांपल देता हूँ, कृष्ण के साथ जिसका जन्म से पहले ही उसके मारने के लिए इतने षड्यंत्र हो चुके हों, वो भी अपनी कर्मों की गति को एक समय के बाद नहीं डिफाइन कर पाए। एक जगह बैठे थे, एक तीर से अंगूठा लग गया था, मृत्यु, वो भी उनका पूर्व जन्म था। वो कहते हैं वो आके वो उनके पास बहुत दुखी होके बोलता है ग्वाला कि मुझे माफ कर दो, या शिकारी कहते तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने बाली पर इसी तरीके का अटैक किया था छिपकर, ठीक है, ऐसे राम अवतार में, ये तुम बाली हो, और मुझे ये कार्मिक डेट लेना था, नहीं तो मैं जा ही नहीं सकता ना, कार्मिक डेट तो मुझे भी पूरे करने पड़ेंगे। अगर मैंने छिप के मारा था बाली को, तो मैं भी ऐसे ही अचानक मेरी कोई तीर आकर लगेगा, तो ये कार्मिक डेट है। ईश्वर भी आपके बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते। जो दृढ़ कर्म होते हैं आपके जीवन में, जो आप लेकर आए होते हैं, उसका एक ही प्रभाव है, सच्चे मन से आप करते जाओ, ईश्वर से प्रार्थना करते जाओ। कोई रेमेडी काम नहीं करती, कोई मिरेकल्स काम नहीं होते। रेमेडी वही काम करती है जो आप सच्चे मन से ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। ईश्वर के साथ कनेक्ट होने का एक सिंबल आता है जब आप उसके साथ बैठे हो, और जब आप 1 to 1 कन्वर्सेशन कर रहे हो, उसके साथ बातचीत करो, और आपकी आंखों में अगर अश्रु की एक धारा आ गई, इट मीन्स कि आपकी रिसीविंग्स वहां पर आपकी जा चुकी हैं, और आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार है। कोई बहुत ज्यादा मंत्र की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है। ईश्वर कहता है कि आप अच्छे काम करो, मेरे पास आना है, नॉर्मल बैठ के बात करो। मुझे सारी भाषाएं आती, मुझे संस्कृत भी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है। जब कह रहे हैं कृष्ण की कड़ कड़ में मैं हूं, मन के भाव समझते हैं, मन के बोलने भाव की जरूरत ही नहीं है। तो आपको संस्कृत के मंत्र नहीं आते, नाराज हो जाएंगे भगवान, मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ूंगा, उच्चारण दोष लग जाएगा। अरे कोई दोष नहीं लगेगा। भावना, वाल्मीकि को देखो, पूरी रामायण लिख डाली मरा मरा करके राम की जगह, आप उनको देखो। मैं तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट हो ही नहीं सकता। आप बचपन में अपने पिता को डायरेक्ट डैडी बोलना शुरू कर दिया था, या पापा बोलना शुरू कर दिया था, नहीं, या मम्मी को सीधे मदर या मम्मी बोलना शुरू कर दिया, नहीं।
लेकिन वो आपकी भावनाएं समझते थे। आपका जो मम मम या एक दो वर्ड भी होते समझ उससे ही जाते थे समझ जाते कि हैं कि इसको बच्चे क्या को क्या चाहिए। चाहिए। अब ये थोड़ी कहेंगे मुझे जब तक आप प्रॉपर पापा नहीं कहोगे मैं आपके स्कूल की फीस नहीं जमा करूंगा। ये तो वही बात हो गई। हाँ, जब आप ईश्वर को माता पिता मान रहे हो, आपके मन के भाव समझ रहे हैं, आपकी चीजें समझ रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होना जरूरी है। हम कनेक्टिविटी को खो देते हैं, घर में बहुत बड़ी पूजा रख देते हैं, सुंदरकांड का पाठ रख देते हैं, पाठ ठेकेदारी में वो जो पंडित बैठा है वो कर रहा कोई है। और पढ़ रहा हाँ, होता उसका है। भी कोई मन नहीं है, उसको पता है जल्दी खत्म हो, दूसरा शुरू करना है जो पैसे मिले। और जिसके यहाँ सुंदरकांड है वो फोन पे अटेंड कर रहा है, लोग आइए जी बैठिए जी। अरे जब तुम ईश्वर का सम्मान ही नहीं कर सकते हो तो उनको अपने घर बुलाया क्यों तुमने? ये तो डिसरिस्पेक्ट है कि मैं आपको अपने घर बुलाऊं, आपको एक जगह बैठा दूं और किसी को बोल दूं इनको चाय पानी कराते रहना और जितने लोग आ रहे हैं उनके साथ बात करूं। आप बिल्कुल वैसे सीधी, जब भावना की बात हो रही है तो आपने अपने घर कोई पूजा पाठ का आयोजन किया, सब कुछ बंद कर दीजिए, फोन उठा के फेंक दीजिए, तन्मयता के साथ। आप आधे घंटे की पूजा रखो, डॉक्टर ने कहा है कि 2.5 घंटे की पूजा रखनी है, आपके पास टाइम नहीं है, आप 10 मिनट की पूजा रखो, पूजा तो वो भी इम्पैक्ट होगी। जैसा कि नवरात्र के व्रतों में भी कहा जाता है कि उपवास करिए, भगवान के साथ बैठिए, तो लोग क्या करते हैं सिर्फ उसको फास्टिंग के ही उपवास समझ लेते हैं। वो आजकल तो ये चल गया कि वेट कम करना है तो नवरात्रि का सबसे अच्छा टाइम है, डिटॉक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उपवास या व्रत का नियम होता है जब आप सांसारिक जीवन को परिहार कर दें, ये जितनी चीजें आपको काम क्रोध वासना ला रही उनसे दूर हो जाएं, अन्न मत खाएं और लगातार सत्संग में और ईश्वर के साथ कनेक्ट है। वो 9 दिन होते हैं अपनी खोई ऊर्जा को पाने के, अपने अंदर शक्ति को धारण करने को। अब आज मैं नवमी के दिन बैठा हूं आपके यहाँ, तो मैं कहूंगा राम जी को भी शक्ति की आवश्यकता पड़ी थी। 9 दिन उन्होंने नवरात्रि का जो संकल्प लिया था माँ दुर्गा का वो पूरा किया। वो पूरा करने के बाद आज के दिन यानी आज जो महानवमी है उस दिन भगवती को अपने अंदर धारण किया और फिर आपका यहाँ पर रावण का वध किया। बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी है। देखिए, जब भी हम जीवन में परेशान होते हैं, कुछ होते हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ईश्वर भी डिप्रेशन में जाते हैं, राम डिप्रेशन में थे। जामवंत ने उनसे पूछा कि आप क्यों डिप्रेशन में? कहते सब कुछ मैं कर रहा हूँ, धर्म का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ चीजें नहीं बन पा रही। तो कहते हैं आपके पास शक्ति नहीं है, आप शक्ति का धारण करो। कहते हैं ठीक है, मैं 9 दिन उपासना करता हूँ, 108 नील कमल चढ़ाऊंगा माँ भगवती को 9 दिन। आखिरी दिन होता है, माँ भगवती डेस्टिनी हमेशा चेक करती है। जब भी आप अपने राइट पाथ पर जा रहे हो आपकी चेकिंग जरूर होगी। डरना मत, घबराना मत, डेस्टिनी आपको चेक करेगी, 360 डिग्री से घुमाएगी आपको। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, या तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है या फिर आप गलत रास्ते पर हो। डेस्टिनी कुछ भी बड़ा देने से पहले आपको जरूर चेक करेगी। राम को चेक कर रही है, एक नील कमल हटा दिया, अब देखते हैं कैसे संकल्प पूरा करेंगे। उसमें बड़ी अच्छी कविता है, वो अपनी माँ को याद करते हैं, माँ कि अब मैं क्या करूं? तो माँ का एक स्टेटमेंट याद आता है कि तुम्हारे नेत्र राम कमल के समान है, तुम राजीव नयन हो। तो बड़ी अच्छी लाइन लिखी है हमारे कवि ने कि कहती थी माँ मुझे सदा राजीव नयन, 2 नील कमल शेष अभी है, पुनश्चरण पूरा करता हूं मात देकर एक नयन। कहता कोई बात नहीं, नील कमल हट गए, ये 2 नील कमल तो है। हम अपने हमेशा कठिन टाइम में माता को याद करते हैं, अपनी मम्मी को। तो उन्होंने तीर उठाया और तीर उठा के सोचा यही मैं डोनेट कर देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ। उसी टाइम माँ भगवती आ जाती है, कहती कि साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, ये कह लिया भगवती ने, राघव का हस्त थामी हाथ पकड़ लेती, नहीं राघव। और सामने देखा राम ने, सामने थी श्री दुर्गा भास्वर, वामपंद असुर स्कंद पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध शस्त्र सुसज्जित। 10 हस्त्र में शस्त्र लेकर खड़ी है माँ दुर्गा और बोल रही क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा आप चाहिए, शक्ति चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा आखिरी लाइन है इस पोइट्री की कि होगी जीत हे पुरुषोत्तम नवीन, ये कहकर राम में हो गई थी शक्ति लीन, ये कहकर राम में हो गई थी भगवती लीन। भगवती का समाहरण होते ही, समाहित होते ही अगले दिन विजयदशमी का दिन था और रावण को उन्होंने परास्त किया, युद्ध में हराया। तो जीवन में बड़े संकल्पों के लिए नवरात्रि जो वर्ष में 2 बार आती है, अपनी खोई हुई शक्ति, खोई हुई आध्यात्मिक चेतना को पाने का एक अवसर होता है। हर व्यक्ति को इसको टारगेट करना चाहिए। वेट कम करने के लिए आपके पास महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने पड़े, कभी भी कम करो। डिटॉक्स आप और तरीके से करो। यहाँ पर आपका जो मूल टारगेट है ये शारीरिक काया को ठीक नहीं करना है, अपने जो मन की काया है उसको ठीक करना है, उसको आप ठीक कीजिए। इतना अच्छा आपने उदाहरण दिया है, मुझे लगता है दर्शकों को जरूर समझ में आया होगा। मुझे खुद भी मतलब काफी अच्छी लगी आपने जो पूरा प्रसंग सुनाया है ये भगवान श्री राम का, और वो जो शक्ति का संचार हुआ उसके बाद ही रावण का वध हुआ। तो फिर अंकित जी ये बताइए कि
पूजा पाठ तो भगवान ने भी करे हैं, जब उन्होंने अवतार लिया तो उन्होंने भी किया। तो कई बार लोग उपाय बताते हैं या ऐसी पूजा कराओ, ये सब करो, ये दशा चल रही है, ये करवाते तो हैं, कहते हैं लोग, तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये कितना सही है? क्या देखिए, फायदा मिलता है? फायदा देखिए बिल्कुल वैसा ही मिलता है। डेस्टिनी के प्रोमिसेस को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर इस समय इस इतने टाइम पर इतनी कोई घटना लिखी है तो वो होगी। उपाय आपको एक शील्ड, एक वैक्सीनेशन का एक फॉर्मेट दे देते हैं। उपाय लेकिन है क्या, पहले तो आपको ये समझना चाहिए। ये कोई उपाय नहीं है कि 30 दिन में 1 करोड़पति बनाने का उपाय, 1000 करोड़ कर्जा उतारने का उपाय। उपाय ये कि जो ग्रह चल रहा है और पीड़ित अवस्था में उसके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं प्रैक्टिकली मानता हूँ पूजा का वही अर्थ है जो पूजा आप सच्चे मन से ईश्वर के सामने बैठ के करते हैं। देखिए, पूजा बहुत सब्जेक्टिव चीज है, क्वांटिटिव चीज नहीं है कि उसने 1.25 लाख महामृत्युंजय पढ़े तो मुझे कराने हैं। वो 4 रोटी खाता है, तुम भी 4 ही खाओगे क्या? तुम्हारा पेट तो 2 ही रोटी का है, तुम्हारा बेटा 8 रोटी का है। पूजा उतनी है जब तक आपको वो ड्यूटी ना लगे। जिस टाइम आपको घड़ी देखनी पड़ जाए अपने पूजा करते टाइम, वहां से पूजा आपकी खत्म हो गई है। वहां से आप केवल नौटंकी कर रहे हो और ईश्वर भी वहां से जा चुके हैं। तो 5 मिनट की पूजा करो, 5 बार ही महामृत्युंजय पढ़ो, लेकिन खुद से करो। 11 बार ही किसी ग्रह का बीज मंत्र पढ़ो, लेकिन खुद से पढ़ो। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, पढ़ो, करो और अच्छे काम करो। अपने मन क्रम वचन से कहीं ना कहीं आप लोगों का भला करो, लोगों के लिए बेटर करो, आपके जीवन में अच्छा होगा। पॉजिटिव रहिए। राम जी का अवसर चल रहा है तो मैं तो कहूंगा राम जी की तरह पॉजिटिव रहिए ना आप। जो हो रहा है होने दीजिए। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो राम के साथ सीखिए। हमारी जो सनातन हमें इतनी पॉजिटिविटी देता है। राम को वनवास हो रहा है, राम को वनवास हो रहा है और उनको बोल दिया, लेकिन खुश है क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। माँ लेकिन माँ होती है। माँ को लगा ये मेरा बेटा जिसको अगले कुछ घंटों बाद इस धरा का, इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनना था, अब वो वनवासी होने जा रहा है। तो हर मदर की कंसर्न होती है, आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, मदर के लिए, माँ के लिए आप माँ ही रहते हैं। तो बोला कि जा रहा है राम, उसको थोड़ा सा पुचकार लेते हैं, समझा लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं कि बेटा पापा बुरे नहीं है, यानी आपके जो पिता है वो बुरे नहीं है, वो वचन के बंधन से है। तो आपके अंदर अगर ऐसी कोई दुर्भावना है निकाल दो। उनका ये करने का टारगेट था। तो जैसे ही राम कौशल्या के पास जाते हैं तो जो राम का मुखमंडल होता है वो प्रसन्नचित्त होता है, आभा होती है, एक विशेष एनर्जी होती है। और जाते ही बोलते हैं, माँ पूछती हैं ठीक है आप? वो कहते हैं कि बहुत ठीक हूँ। फिर एक चौपाई है तुलसीदास जी की कि पितु मोहे दीनहीन कानन राजू, जहां हर तरीके के बड़े काम मेरा इंतजार कर रहे हैं। पिता ने मुझे इतना सहयोग समझा है कि उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी चीजें तुम्हारे लिए नहीं है अयोध्या तक, तुम्हें यहां से लेके श्रीलंका, पूरे भारत, पूरे विश्व पर राज करना है। और उन्होंने मुझे इतना लायक, इतना कैपेबल समझा है कि मुझे ये ऑर्डर दिया है कि ये छोटी मोटी नहीं, अनंत धरा का राज्य तुम्हारे लिए, और मुझे वो राज्य पाठ सौंपा है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं रेडी रहूंगा ऐसे पिता का जिन्होंने मुझे एक छोटे एरिया से निकाल के एक व्यक्ति जो अयोध्या का राजा था उसे राजा रामचंद्र बना दिया, जो कि पूरे विश्व में, हर देश में, भारत के बाहर भी भगवान विष्णु राम की पूजा होती है, सर्वमान्य बना। ये पॉजिटिविटी तो है। जो है केके को या दशरथ को जो है विलेन ही मानते रहते हैं। तो ये पॉजिटिविटी है, ये एकदम पॉजिटिविटी। देखिए, केकई जैसी व्यक्ति आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर केकई, पहले तो ये बोला गया था कि भरत को आप कर दो, तो सरस्वती जी से इनकी बुद्धि घुमा दो, तो उन्होंने कहा भरत की बुद्धि को मोल्ड करना तो मेरे बस की बात नहीं है, केकई पे कर लेते हैं काम। तो केकई पे ट्राई किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा व्यक्ति जो आपको यशस्वी बनाए। देखिए, व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से जब तक नहीं निकलेगा वो यशस्वी, प्रभावशाली नहीं बनेगा। राम ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, उसके पीछे के कारण माँ कैकई थी। सर्व निंदा चुनी, समाज की निंदा चुनी, सब कुछ चुना, लेकिन राम को बनाने में अगर कोई योगदान है तो उन माँ कैकई का भी है। कहीं ना कहीं वो भी जानती होंगी कि ये एक छोटे से जो अयोध्या जैसे राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ उनको आगे भेजा, कई दुष्टों का संहार करते हुए किया उन्होंने, बहुत लोगों का भला किया, बहुत लोगों का भला किया उन्होंने। तो देखिए, कैकई जैसे लोग अगर आपके जीवन में हैं जो आपको पिंच कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के निकलो, बाहर कुछ बड़ा करो, जितनी बार जाओ भगवान राम की तरह सबसे पहले उन्हीं की चरण वंदना करो। राम अयोध्या आते हैं सबसे पहले कैकई के ही पैर छूते हैं। ये जो मैंने यश पाया है,
ये आपकी वजह से पाया है, नहीं तो ये कौशल्या माँ और ये तो मुझे यहीं का राजा बना के छोड़ देते। कैकई ने जो किया वो हर व्यक्ति के जीवन में, अगर कोई कैकई है, दिन में 3 बार उसके जाके पैर छूने चाहिए कि आप मुझे वो एनर्जी दे रहे हो, यानी कि निंदक नेरे रखिए, ऐसे व्यक्ति रखिए जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो, जो बोल रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, बेकार हो, डम्ब हो, ये आपके ईश्वर के द्वारा भेजे गए फरिश्ते हैं, ये आपको आगे बढ़ने के लिए भेज रहे हैं ताकि उसको आप इम्प्रूव कर पाए। जी अंकित जी, जैसे मैं आपको देख भी पा रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स को मैं देखती हूँ, उनके हाथों में कई तरह के रत्न, अंगूठियां, ये सब होती हैं, बहुत सारे उपाय वो बताते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों का भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या ग्रह दशाओं को बदलने के लिए? और आपने जैसे ऋणानुबंध की बात कही और पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं, तो क्या उनका ही असर रहता है, हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते उसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हमें जो ऋणानुबंधन या जो प्रारब्ध से अपने जीवन का एक स्टार्टिंग पार्ट मिलता है, उसके बाद हमें क्रियामान कर्म या फ्री विल की लिमिट मिलती है कि हम अपने प्रारब्ध को कितना बिगाड़ सकते हैं, कितना बना सकते हैं, और उसके साथ हमें प्रार्थनाओं का सहारा मिलता है। 3P कॉन्सेप्ट काम करते हैं, प्रारब्ध, पुरुषार्थ एंड प्रार्थना। 33 यानी कि पूरा 100%। प्रारब्ध मिल गया, जैसे कि आपका संतान कौन होनी आपके हाथ में नहीं है, आपके माता पिता कौन होने आपके हाथ में नहीं है, आपके भाई बहन कौन होने आपके हाथ में नहीं है, ये 33% आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है, इसमें आप ज्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते हो। उसके बाद आपको पूरी लाइफ मिली कि आपको क्या पढ़ना है, अपने पुरुषार्थ से आप क्या पा सकते हो, जहां पर पुरुषार्थ आपको थोड़ा सा डाउन करे, वहां अपनी प्रार्थनाओं को आप इतना एक्टिवेट कर लो, अपने अंदर इतना पॉजिटिव और आप ले आओ कि आपको कठिन से कठिन पुरुषार्थ को भी हराने में दिक्कत ना आए, जब आपके पास पॉजिटिव हो रहा होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर्स को सुनती हूँ जो कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं, तो क्या उनमें कोई आप? मेरे हिसाब से उपाय जो होते हैं, मैं बिल्कुल कोई जेम्स नहीं पहनता, कुछ रिकमेंड नहीं करता। आप सनातन को फॉलो कीजिए ना। ये मैं कलावा पहनता हूँ, पहनिए, कलावा के बंधन से ईश्वर को भी बांधा जाता है। आप पहनिए, आप क्रिस्टल पहन रहे हैं, आप पाइराइट पहन रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हो? कलावा में इतनी शक्ति, उसको पहनो ना आप। आपको सब चीजें, विदेशी चीजें हमारे अंदर जब से ये अंग्रेज आ गए या गए, हमें हर गोरी चीज और बाहर से आई चीज अच्छी लगती है। इस कलावा को पहनने में शर्म है, लेकिन पूरे हाथ में हम क्रिस्टल लपेट के घूमेंगे, पाइराइट लपेट के घूमेंगे कि अभी हम करोड़पति बनने वाले, और जिंदगी में कभी नहीं बनोगे। मैं गारंटी देता हूँ, जो बेच रहा है वो जरूर बन चुका है, और उसकी आगे वाली पीढ़ियां भी बन जाएंगी। आप खरीदते रहो, मूर्ख बनते रहो। अपने प्रारब्ध को ठीक करने की 2 ही तरीके हैं। आप अपने, सबसे पहले तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी कर्म सिद्धांत पुरुषार्थ पर आधारित है। पहला भाव धर्म, दूसरा भाव अर्थ, तीसरा भाव काम, चौथा भाव मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपको अपने पुरुषार्थ पूरे करने, आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, अपनी ड्यूटीज पूरी कीजिए, और जहां पर आपको लग रहा है कि ड्यूटीज पूरी करने के बाद भी हमें दिक्कत आ रही है, फिर प्रार्थनाओं पर जाइए। प्रार्थनाओं में मैं बोलता हूँ अल्टीमेट रेमेडी चाहिए, आप लीजिए, कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। कौन आपको मना कर रहा है? नहीं है तो मुझसे मांग लो, आप PDF में भेज देता हूँ। 1 रुपए का खर्चा नहीं है, और 100% की गारंटी है। 3 महीने करके देखो, ना बदले तो आप मुझसे बोल देना, मैं आपके घर आके माफी मांग लूंगा, लेकिन आप करोगे नहीं। तो यानी कि आप कह रहे जो रत्न वगैरह पहने जाते हैं या फिर जो उपाय बताए जाते हैं, वो सब गलत है, सब बकवास है। अपने अच्छे कर्म करो, मन का वहम है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, संबंधित ग्रह की जिसकी दशा अंतर दशा चल रही है उसके बीज मंत्र की चैंटिंग करो। उसमें भी कोई आप पर बाउंडेशन नहीं कि 1 घंटा बैठ के करनी है, 5 मिनट कर लो यार, बहुत है आपके लिए। हर आदमी की क्षमता अलग अलग है, कोई 5 रोटी खाता है, कोई आधी रोटी में पेट भर जाता है। और ईश्वर केवल भावना के भोगे हैं, वो हमारी तरह पंच तत्वों से नहीं बने हैं। उनके लिए हमारी भावना ही, हमने अगर मन में ही सोच लिया। आप ऋग्वैदिक काल जाइए, सारी पूजाएं मानस पूजाएं होती थी। एक ऋषि बैठते थे किसी पेड़ के नीचे, आंखें बंद करते थे, आज्ञा चक्र में भगवान स्थापित करते थे, कई वर्ष तक बैठे रहते थे, किसी भी चीज की उनको आवश्यकता नहीं होती थी, बाहरी शरीर का ज्ञान नहीं रहता था। गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, पूरे शरीर में मकड़ियों ने पूरा जाला बना लिया, कोई सेंस ही नहीं है, आप कनेक्ट हो चुके हो ईश्वर से। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। आत्मा अजर है हमारे, नैनन छिदंती शस्त्राणी, नैनन दहति पावका, ना चैनम क्लेदंती आत्मो ना शोषयति मारुता। ये जो ऋणानुबंधन आ रहा है, इस आत्मा पर आ रहा है, शरीर पर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो यही है। हम आज भी यही है, हम केवल किरदार निभाने आते हैं। कुछ नए हमको लोग मिल जाते हैं, उन लोगों के साथ अपनी लाइफ शुरू करते हैं, खत्म करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम उनके साथ कुछ कार्मिक डेट या कार्मिक बंधन में बन जाते हैं, जो मैं अगले जन्म में आके तो जैसे ज्योतिष विज्ञान पे फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो हम ग्रहों की दशाएं देखते हैं, ये जो पूरा एक साइंस है, उसमें फिर कोई उपाय नहीं हो सकते? नहीं, डेफिनेटली उपाय। मैंने कहा ना, आप अपने जो संबंधित ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है, उसको आप जप से,
दान से, इन चीज़ों से कर सकते हैं। मैं उल्टे सीधे उपायों की मनाही कर रहा हूँ। ये जो बोलते हैं कि 30 दिन में आप कौवे को उबला हुआ चावल खिलाओ, बहता हुआ कोयला डालो, या फिर आप क्या कहते हैं कि तेज पत्ता घर के इस डायरेक्शन में रख दो, करोड़पति बन जाओ, इस तेल का दिया पीपल पे जाके जला दो, ये सब बकवास है, निराधार है। लोग जाते हैं शनिवार को, मंगलवार को पीपल के नीचे। अरे मंगलवार को ये सब करने की जगह आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, शनि है। आप एस्ट्रोलॉजी पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ शनि क्या है। शनि लेबर क्लास सबऑर्डिनेट्स को दिखाता है। आप कुछ लीजिए उसी पैसे का और किसी गरीब व्यक्ति को दीजिए, जब उसकी आत्मा तृप्त होगी, वहां से जो आशीर्वाद निकलेगा वो शनि पे तो आप वेस्टेज ऑफ तेल कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। उस पैसे का किसी ऐसे व्यक्ति को जो मजदूर हो, किसी को आप एक पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी पिला दो, वो तेल चढ़ाने से 1000 गुना बेटर है, मेरी गारंटी। आप करो, लेकिन आप नहीं करोगे। हम अंधानुकरण करते हैं कि शनि पर तेल चढ़ाएंगे तो आराम होगा। उन्हें आपके तेल की आवश्यकता नहीं, वो कर्मदाता है। अगर आप कर्मदाता बोल रहे हो, चाहे पूरा तेल, चाहे कंटेनर तेल का उन पर चढ़ा दो, अगर आपके कर्म गलत है, सबसे पहले वही आपको पनिशमेंट देंगे और देते हैं। जी अंकित जी, बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई हैं। हालांकि अब हम अपनी चर्चा को समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चलते चलते आपने राजनीतिक हलचल तो बता दी, बॉलीवुड को लेकर के, फिल्मी जगत को लेकर के क्या आपके प्रेडिक्शन है, और साल 2026 के लिए क्या आपका प्रेडिक्शन है कि कैसा रहेगा ये साल? ये मैं चाहती हूँ कंक्लूजन हम दर्शकों को। साल 2026 वाला अगर हम बॉलीवुड के एस्पेक्ट से देखें तो इस समय थोड़ा सा मुझे फेवरेबल नहीं दिखता है। यहाँ पर कुछ, अब नाम लेना ठीक नहीं है, कोई नेगेटिविटी फैलाने वाली चीजें हो जाती है। कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं, जो आपके सीनियर सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के, उनकी हेल्थ को लेके सीरियस इश्यूज आ सकते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। कुछ गलत एलिगेशंस कुछ पर आ सकते हैं, कुछ लिटिगेशन में फंस सकते हैं आपके बॉलीवुड के लिए जो 2026 का समय मेरे हिसाब से डाउनफॉल का समय। यहाँ पर काफी चीजें आप यहाँ पर अगर हम रुझान या ट्रेंड सेट करें तो 50 to 60% नेगेटिव ट्रेंड हम ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री थोड़ी उठेगी, आपको लगता है? जैसे आजकल लोगों को पसंद आ रही है वहां की फिल्में ना, साउथ अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं साउथ के लोगों का पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और उनकी पावर और स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए और बेटर होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। बट ओवरऑल हम अगर बॉलीवुड की बात करें तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आता। किसी सीनियर सेलिब्रिटीज की लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कंडीशंस हो सकती है। ऐसा लगता है कि सुपरस्टार आने वाले टाइम में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन उभरता हुआ सितारा आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये जेनजी में ये प्रेडिक्शंस करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आज मैं किसी की प्रेडिक्शन करूँ 6 महीने बाद कोई और से बेटर आ जाए, बट कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आई थिंक, और मेरे पास उनके भी इतने चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बाउंड हो जाता हूँ क्योंकि मैं बॉलीवुड पे बहुत ज्यादा काम नहीं करता हूँ। आज जो सीनियर्स है आपके सेलिब्रिटीज है जिनके चार्ट हर जगह उपलब्ध है, जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जिनके ऑथेंटिकेटेड डाटा है। हम बाजार के डेटा पर विश्वास नहीं कर सकते, फिर यहाँ से कोई प्रेडिक्शन गलत जा सकती है। तो जो सीनियर सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। तो चलिए, ओवरऑल फिर आप 2026 के बारे में क्या कहेंगे? क्या लोगों को डरने की जरूरत है? कैसा साल रहेगा? यूजुअली ये घटनाएं होंगी या कुछ अलग होंगी? अभी 2026 में इतनी ज्यादा हलचल नहीं रहेगी, सामान्य चीजें रहेंगी। 2026 से 2000 की जगह 2027 वाला जो साल है वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा। 2026 में सामान्य चीजें रहेंगी, सुनामी आएगा, भूकंप आएगा, हर साल होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई ना कोई प्लेन क्रैश होगा। इसको मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता थोड़ा सा, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो यहाँ पर भारत के लिए थोड़ी सी स्थितियां विषम रहेंगी, सरकार के लिए स्थितियां विषम रहेंगी, न्यायपालिका के लिए स्थितियां विषम रहने वाली है। यानी कि जो भारत के जो 4 स्तंभ हैं, लोकतंत्र और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति बनी रहेगी जबरदस्त तरीके से। आर्थिक तौर पे आप कैसे? आर्थिक तौर पर भारत थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान उठाएगा। युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, यहाँ पर आर्थिक रूप से थोड़ा सा परेशान हो सकता है, बट ये शॉर्ट टर्म में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ी सी यहाँ पर नई व्यवस्थाएं आ सकती हैं सरकार की तरफ से, नई चीजें आ सकती हैं जिनका थोड़ा सा विरोध हो सकता है, थोड़ा सा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन ये फिर भी भारत की स्थिरता कायम रहेगी। टेक्नोलॉजी और नौकरियों के हिसाब से टेक्नोलॉजी में आने वाला समय जो मुझे दिख रहा है, पूरी तरीके से दिख रहा है, स्टार्टअप का समय है। आने वाले टाइम में खुद ही व्यक्ति बहुत ज्यादा जॉब नहीं करना चाहेगा, अपने सेल्फ प्रोफेशन को चुनेगा। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना ज्यादा, और आजकल देखिए डिजिटल वर्ल्ड इतना ज्यादा एक्टिवेट हो गया। आने वाले टाइम में राहु के टाइम में, राहु डिजिटल वर्ल्ड को भी दिखाता है, डिजिटल वर्ल्ड बहुत एक्टिवेटेड हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसका भारत में और भारत के लोगों की आजीविका में बहुत योगदान रहने वाला है। मतलब सिखाने वाला, एक तरह